हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज हम कोर सिलेबस का हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए पहले पढ़ा रहे हैं क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट बेसिक टॉपिक। इसमें नीट में 2 से 3 सवाल आते हैं और इस टॉपिक पर सभी टॉपिक्स डिपेंड है। ठीक है, तो हमने अभी तक बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए वेरियस लेक्चर्स के ज़रिए। आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेटा आपकी नोटबुक्स ओपन रखना। ठीक है, ये पढ़ने के लिए हमने आपको ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड कर दी है। एनसीईआरटी को आपको रेफ़र करना है। जो स्टूडेंट्स के पास एनसीईआरटी नहीं है वो एनसीईआरटी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द एनसीईआरटी वेबसाइट। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसको हम 4 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। पहली हेडिंग व्हाट इज सेल, फिर हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अबाउट सेल थ्योरी और फिर हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। तो स्कूल में आपने पढ़ा होगा सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जिसको ये डेफिनेशन नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हो। व्हाट इज सेल? सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 125 रेफर करना है। ठीक है, पेज नंबर 125 11th एनसीईआरटी का। आई विल अगेन रिपीट, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। ठीक है, सम आर कंपोज ऑफ सिंगल सेल। तो बेटा फटाफट आपको नोटबुक में लिखना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम जो सिंगल सेल से बने हैं। ठीक है, जो सिंगल सेल से बने हैं ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के आपको नाम लिखना है। मैं आपको 10 से 15 सेकंड देता हूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम लिखने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको वो डिक्टेट करता हूं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, फिर फंगस जैसे ईस्ट, यहां मैं लिखता हूं ईस्ट, फिर अमेबा, द प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज अबाउट सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो आगे हमें पढ़ने। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, अदर ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेलुलर, दे आर कंपोज ऑफ मेनी सेल्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं प्लांट्स, वेरियस फंगस, वेरियस एनिमल्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले पार्ट के ओर। सो वी विल नाउ रीड अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो नोट्स के पेज नंबर 1 से मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला पार्ट एक्सप्लेन करता हूं। तो आप यहां देख सकते हो पॉइंट नंबर 1 में, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। ही ऑब्जर्व कॉक सेल्स विच वेर एक्चुअली सेल वॉल। तो रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 ऑब्जर्व कॉक सेल्स विच वेर एक्चुअली सेल वॉल। ठीक है, तो कॉक मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ अ बार्क। प्लांट का जो बार्क रहता है उसका पार्ट है कॉर्क। ठीक है, तो कॉर्क सेल्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया। जो उन्होंने एक्चुअली ऑब्जर्व किया दे वेर एक्चुअली सेल वॉल। ठीक है, तो मैं मेरे नोटबुक में से आपको एक कंसेप्ट या एक पॉइंट डिक्टेट करता हूँ। सो यू कैन ऐड इन योर नोटबुक दैट पॉइंट। अगर आपको क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड सेल, तो आप लिखोगे रॉबर्ट हुक, और उन्होंने एक टर्म दिया सेलुला। ठीक है, सेलुला मतलब कंपार्टमेंट। तो यहां पर मैं लिखता हूं सेलुला। सो द वर्ड सेलुला मीन्स कंपार्टमेंट। ठीक है, तो वो स्टडी कर रहे थे प्लांट सेल में, प्लांट सेल के बार्क को, जो उन्होंने डिस्कवर किया अंडर माइक्रोस्कोप। सो दे वेर एक्चुअली कॉक सेल्स। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल्स। व्हाट इज कॉर्क? कॉर्क इट्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट, जो हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स में। ठीक है, कॉर्क इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट।
उन्होंने जो किताब लिखा उसका भी नाम यहाँ पर लिखा है माइक्रोग्राफिया। तो बेटा नीट में 90 क्वेश्चन में से अबाउट 80 to 85%, जैसे 78 to 80 क्वेश्चंस, 90 में से 78 to 80 क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी और 8 से 10 सवाल आते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो जो आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल आते हैं उसे हम नोट्स के ज़रिए पढ़ते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एनसीईआरटी पर भी हमारा पूरा फोकस रहता है। तो मैं ये लेक्चर स्लोली ले रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है कोर सिलेबस का, तो आपको अंदाज़ा है अपनी टेक्निक कैसी होंगी। तो माइक्रोग्राफिया नाम का जो बुक है, ये बुक किसने लिखा? तो आप कहोगे रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो ये बाहर का सवाल आ सकता है। अब हम दूसरे बायोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, एंटोन वॉन लेवेनहुक। ही फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। तो ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है। हु फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल, ऐसा सवाल आता है तो आप लिखोगे एंटोन वॉन लेवेनहुक। हु फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल, तो आप लिखोगे एंटोन वॉन लेवेनहुक। अब हम पढ़ते हैं तीसरे बायोलॉजिस्ट के बारे में, रॉबर्ट ब्राउन। इन द ईयर 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन ऑर्किड रूट सेल। तो जैसे हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, लेकिन एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है क्या उन्होंने न्यूक्लियस कौन से ऑर्गेनिज्म में डिस्कवर किया। तो उन्होंने ऑर्किड नाम के प्लांट के रूट के सेल में डिस्कवर किया न्यूक्लियस इन द ईयर 1831, ठीक है। फिर और दो साइंटिस्ट मिलेंगे आपको, परकिंजी एंड वॉन महल। दे डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म was discovered by Purkinje and von Mohl. So what is protoplasm? Jelly-like substance of the cell is called as protoplasm, जिसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। आप लिख सकते हो प्रोटोप्लाज्म को, jelly-like substance present in the cell. Okay, jelly-like substance present in the cell is called as protoplasm. अभी next, the word cell is derived from Latin word cellula, that is small compartment, जो पहले ही ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर लिखकर मेंशन किया है। सेल थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय अ जर्मन पर्सन श्लाइडन एंड अ ब्रिटिश पर्सन शॉन, ठीक है। तो जर्मन के श्लाइडन एक बॉटनिस्ट थे, जैसे एनसीईआरटी मेंशन करती है। तो श्लाइडन वॉज जर्मन बॉटनिस्ट एंड शॉन वॉज ब्रिटिश zoologist, and they together formulated cell theory. But what is cell theory? सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, वो आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो और आपके नोटबुक में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सेल थ्योरी का जो मतलब है या जो कंसेप्ट है वो है क्या, ऑल द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। श्लाइडन काम कर रहे थे प्लांट सेल पर। सो श्लाइडन एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट सभी प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, जो बनाते हैं प्लांट टिश्यू। आई विल रिपीट, श्लाइडन वॉज वर्किंग ऑन डिफरेंट प्लांट्स एंड ही ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यूज ऑफ द प्लांट, ठीक है। श्लाइडन कब काम कर रहे थे? 1838 में। तो आप मेंशन कर लेना श्लाइडन इन 1838। ये ईयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं थियोडोर श्वान के बारे में। थियोडोर श्वान, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो या नोटबुक में लिख सकते हो 1839। अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, और उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया। उन्होंने क्या किया, डिफरेंट एनिमल सेल्स स्टडी किए और एनिमल सेल्स की आउटर कवरिंग उन्होंने डिस्कवर की। आउटर कवरिंग को आज हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन उन्होंने जब सिर्फ ये कहा 1839 में, क्या द एनिमल सेल्स हैव अ थिन आउटर लेयर, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये नाम श्वान ने नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ एक आउटर लेयर होती है एनिमल सेल्स में, ऐसा डिस्कवर किया जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ही ऑल्सो कंक्लूडेड दैट, उन्होंने प्लांट टिश्यूज पर स्टडी करके एनिमल टिश्यूज के साथ साथ प्लांट टिश्यूज पर भी स्टडी किया और उन्होंने ये कंक्लूजन लगाया कि प्लांट टिश्यू में होती है एक आउटर लेयर, ठीक है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं।
तो प्लांट टिश्यू में या प्लांट सेल में होती है आउटर लेयर कॉल्ड एज सेल वॉल। ठीक है, तो ये सब बेटा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको। पहले से मैं रिवाइज करता हूँ। हु डिस्कवर सेल या हु स्टडीड कॉक्स सेल्स? रॉबर्ट हुक। हु फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल? एंटोन वॉन लेवेनहुक। What was the name of the book written by Hooke? Micrographia. Who discovered nucleus? Robert Brown. Who gave the term protoplasm? Perkinjian von Mahl. Who formulated cell theory? Schleiden and Schwann. Schleiden was a German botanist and Schwann was a British zoologist. Schwann discovered the outer layer in animal cells as well as outer covering or outer layer in plant cells. On the basis of this, Schwann gave the hypothesis that bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. So cell theory का main point है ये, important point है ये, क्या the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. This was given by Schwann. Then the cell theory was modified by another person called Rudolf Virchow in the year 1855. ठीक है, तो रुडोल्फ विर्चॉ ने 1855 में सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और उन्होंने एक टर्म कॉइन की, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। दैट इज न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नया सेल निर्माण होता है, डेवलप होता है पहले वाले एक सेल से, उसे कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। हु गेव द टर्म ओमनिस सेलुला ई सेलुला? तो आप लिखोगे रुडोल्फ विर्चॉ। ठीक है, सो रुडोल्फ विर्चॉ गेव द टर्म ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ही एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और स्लाइडन और श्वान की जो सेल थ्योरी थी उसको फाइनल डायरेक्शन या फाइनल शेप दिया रुडोल्फ विर्चॉ ने। आज हम सेल थ्योरी को किस तरीके से जानते हैं वो दो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो बेटा आपको आज का होमवर्क रहेगा या आपको साइंटिस्ट के नाम और उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया वो आपको आपके नोटबुक में लिख कर निकालना है। ठीक है, तो आज से हमने कोर्स सिलेबस स्टार्ट किया है, तो आपको अभी आपकी पढ़ाई के आवर्स बढ़ाना पड़ेंगे। ठीक है, फिर जैसा हमारी नोट्स कहती है, सेल्स आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग एंड सम आर टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट मतलब सेल की एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू सिमिलर सेल्स या वेरियस सेल्स। जैसे टोटीपोटेंट मतलब एक सेल से अगर कई दूसरे सेल्स तैयार हो सकते हैं या कोई ऑर्गन तैयार हो सकता है जो हम टिश्यू कल्चर में पढ़ेंगे, उस एबिलिटी को कहते हैं टोटीपोटेंसी। एबिलिटी ऑफ द सेल्स टू जनरेट डिफरेंट सेल्स इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी। सो व्हाट इज टोटीपोटेंट? एंटायर पावर ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द सेल। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है डीएनए और डीएनए के पास होती है पूरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, डीएनए के पास होती है पूरी इंफॉर्मेशन, डीएनए में स्टोर होती है पूरी इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से साइंटिस्ट लोग एक स्पेसिफिक सेल से अलग अलग ऑर्गन्स बना पाते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर में 12th में। उस कंसेप्ट को कहते हैं टोटीपोटेंसी। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो, द एबिलिटी ऑफ द सेल टू गिव राइज टू न्यू ऑर्गन्स या न्यू टिश्यूज इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, वायरसेस आर एन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। तो हमने जैसा लास्ट लेक्चर में देखा था, बेसिक लेक्चर में, क्या वायरसेस दे आर नॉन सेलुलर। वो नॉन सेलुलर है इसलिए दे डोंट हैव सेल्स, सो दे आर द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। आगे तो बेटा अभी हम पढ़ते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो इसके लिए आपको रेफर करना है एनसीईआरटी का पेज नंबर 126। ठीक है, 11th एनसीईआरटी का पेज नंबर 126। तो पहले हम वो ओवरव्यू पढ़ने के लिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो आप देख सकते हो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है उनमें, और उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है।
फिर प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। बट व्हाट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मतलब जिसको मेम्ब्रेन है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, ये सब प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, दे आर एब्सेंट, बट दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। सेल साइज छोटा होता है, प्रोकैरियोट्स का 1 to 2 माइक्रोमीटर, 3 to 5 माइक्रोमीटर। यूकैरियोट्स का सेल साइज इज लार्ज, ओके, 10 to 20 माइक्रोमीटर। वो तो डिपेंड करता है कौन सा सेल है। पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम इज सिंगल, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अरेंज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम होता है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड्स नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी डीएनए ही है, ठीक है। वो बहुत यूज़फुल होते हैं प्रोकैरियोट्स में, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एंड दे लाई इन द साइटोप्लाज्म। व्हाई दे लाई इन द साइटोप्लाज्म? बिकॉज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो डीएनए स्कैटर्ड है थ्रू आउट द सेल, इट इज़ स्कैटर्ड, ठीक है, वो पूरे सेल में फैला हुआ है। यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे ह्यूमन के सेल में देर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, और यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड जनरली एब्सेंट होते हैं। सो प्लाज्मिड्स आर एब्सेंट जनरली। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे ईस्ट नाम का जो यूकैरियोटिक फंगस है, ईस्ट नाम का जो फंगस है जो यूकैरियोटिक सेल जिसमें होता है, उसमें उसके कुछ स्पेसीज़ में प्लाज्मिड होता है, जो आगे 12th में आपको आएगा। तो आप अभी के लिए याद रखना, इन यूकैरियोट्स प्लाज्मिड्स आर जनरली एब्सेंट। फिर ये जो पॉइंट नंबर 5 है, ये तो आगे के लेक्चर्स में ही आता है, क्योंकि फ्लैजेलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, अभी उसके बारे में आपको पता नहीं है। जो फ्लैजेला बना होता है प्रोकैरियोट्स में, वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से, और जो यूकैरियोट्स में वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ये हम बेटा आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो बेटा ये ओवरव्यू ऑफ सेल में एक समरी टाइप दे दिया है एनसीईआरटी में पहले ही, ठीक है। तो वो हम सिर्फ समरी रिवाइज कर रहे हैं अभी, ताकि आपको आगे जब हम बेसिक पढ़े प्रोकैरियोटिक सेल कल के लेक्चर में पढ़े तो आपको हेल्प, ठीक है। फिर एनसीईआरटी लिखते हैं क्या ओनियन और ह्यूमन सेल के कुछ डिफरेंस वो लिखते हैं। जैसे ओनियन सेल इट्स अ प्लांट सेल, तो उनमें सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। ह्यूमन सेल इट्स एनिमल सेल, तो उनमें सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। फिर ह्यूमन सेल में सेंट्रियोल्स विल बी प्रेजेंट, सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, जो आगे आपको पढ़ना है। तो आप सोच रहे होंगे बेटा कि सर हर बार बोल रहे हैं आगे आपको पढ़ना है, क्योंकि ये लेसन आज तो इसका फर्स्ट लेक्चर है। इट टेक्स अबाउट 7 to 8 10 लेक्चर्स, ओके, एटलीस्ट 7 to 8 लेक्चर्स। तो ये जो लेसन का या टॉपिक का शुरुआत का पार्ट है, इसमें हम आपको सिर्फ एक ब्रीफली आपको एक अंदाज़ा बता रहे हैं कि ये लेसन किस तरीके से है। तो ये जो पहला पेज है नोट्स का, उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जो ये डिफरेंस है पॉइंट नंबर 7 और 8 में, इसमें हमने सिर्फ आपको एक डिफरेंस मेंशन किया है जो एनसीईआरटी में ओवरव्यू ऑफ सेल के हेडिंग में कवर किए गए, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, सेंट्रियोल्स आर जनरली एब्सेंट इन प्लांट सेल। देखो आपने यहाँ ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पर भी लिखा है जनरली एब्सेंट, क्योंकि कुछ प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं। रिजर्व फूड इन एनिमल सेल इज ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन को मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लिख लेना, इट्स अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, जो हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। आई विल रिपीट, ग्लाइकोजन इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इनमें प्लांट सेल में रिजर्व फूड इज स्टार्च, स्टार्च इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग होते हैं। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। फिर साइटोकाइनेसिस के वक्त फ्रैग्मोप्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर एनिमल सेल में नहीं बनता। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 रहेगा, ठीक है। पहले हम पढ़ने वाले सेल, फिर बायोमोलिक्यूल और फिर सेल डिवीजन। तो जब हम पढ़ेंगे, जब आपको ये पॉइंट यूजफुल रहेगा कि फ्रैग्मोप्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस के वक्त नहीं बनता, लेकिन प्लांट सेल में वो बनता है, ठीक है। फिर एनिमल सेल में प्लास्टिड्स जैसे क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियल वैक्यूल एब्सेंट रहते हैं। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स एंड सेंट्रियल वैक्यूल आर प्रेजेंट, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में न्यूक्लियस है, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है।
फिर दोनों में साइटोप्लाज्म है, दोनों में राइबोसोम्स होते हैं, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो दीज आर द कॉमन फीचर्स ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो डिफरेंस एज वेल एज कॉमन फीचर्स आपको याद रखने हैं। अभी हम दो डायग्राम के मदद से प्लांट सेल और एनिमल सेल के कुछ और फीचर्स क्विकली रिवाइज करते हैं। अभी हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल। तो हम इसको यहाँ पर क्विकली रिवाइज करेंगे, डिटेल में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल पढ़ते वक्त। सो द कंट्रोलिंग सेंटर इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। फिर होता है गोल्जी अपरेटस जो पैकेजिंग में मदद करते हैं। गोल्जी अपरेटस में, प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस को डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर न्यूक्लियस की कवरिंग को कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। फिर प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग रहती है उसको कहते हैं सेल वॉल, और उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मिडल लैमेला भी सेल वॉल से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर है। स्टोरेज के लिए वैक्यूल, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म को आप लिख सकते हो जैसे एनसीईआरटी कहता है, इट इज़ द मेन अरेना, मतलब यहाँ पर यह मेन एरिया है, मेन साइट है जहाँ पर मेजर सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है। पैरोक्सिसोम में होता है फोटो रेस्पिरेशन। माइक्रोट्यूब्यूल प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। प्लाज्मोडेस्माटा को इंटरसाइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी कहते हैं क्योंकि वो दो सेल को जोड़ता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड्स तैयार करता है। सुसाइडल बैग्स लाइसोसोम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्लांट सेल में होता है, ठीक है। तो हमने बेटा यहाँ पर शॉर्ट में प्लांट सेल्स के पार्ट्स पढ़े। अभी हम पढ़ते हैं अबाउट पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल्स। तो जैसे एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट कवरिंग इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। दे हैव सेंट्रियोल फॉर डिवीजन। देन पैरोक्सिसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रैनुलार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं क्योंकि उसमें होते हैं राइबोसोम्स अटैच। फिर साइटोप्लाज्म, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियोलस। फिर न्यूक्लियर एनवलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस, और यहाँ पर माइक्रोविलाई भी बताया है फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये हमने ब्रीफली सेल ऑर्गेनल्स पढ़े एनिमल सेल के, और पहले हमने पढ़ा था प्लांट सेल। तो ये डिटेल हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल पढ़ते वक्त। तो जैसा मैंने यहाँ लिखा है, सेल्स दे डिफर इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। तो हम कुछ सेल्स की साइज़ यहाँ पर लर्न करते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इट इज़ द लार्जेस्ट सेल, ओके, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल 170 into 150 मिलीमीटर। तो ये आपको याद रखना है। ह्यूमन आरबीसीज, हमारे रेड ब्लड सेल्स 7 माइक्रोमीटर। तो ये कुछ साइज़ जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो आपको लर्न करके रखना है। फिर हम देखते हैं डिफरेंट शेप ऑफ द सेल। जैसे आरबीसीज का शेप होता है राउंड एंड बाइकॉन्केव, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज का शेप होता है जस्ट लाइक अमेबा, दैट इज अमेबॉइड। कॉलुमनार एपिथेलियल सेल्स, जो हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था उसमें कॉलुमनार एपिथेलियम का सेल का शेप होता है लॉन्ग एंड नैरो, और उसका न्यूक्लियस आप देख सकते हो बेस पर प्लेस है, इट इज़ बेसली प्लेस्ड, ठीक है। ये आगे हमें पढ़ना है। फिर नर्व सेल, नर्वस सिस्टम का, इट इज़ ब्रांच एंड लॉन्ग, ठीक है। तो ये आप शेप देख सकते हो। फिर ट्रकीड, जो हमने देखे थे जाइलेम के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दे आर इलोंगेटेड। तो ये जो डायग्राम्स है वो आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 127 से रेफ़र कर सकते हो। ये डायग्राम को पहचानना है और उसका नाम देना है, ऐसे क्वेश्चंस नीट में आ सकते हैं। और जो लास्ट एग्जांपल दिया है मीजोफिल सेल्स, मीजो मतलब मिडल, ठीक है, मीजो मतलब मिडल, और फील मतलब लीफ। तो लीफ में ये होते हैं मीजोफिल सेल्स, उनका शेप होता है राउंड एंड ओवल, जैसा यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट डिफरेंट साइज एंड शेप्स ऑफ वेरियस सेल्स। आपको आज के लेक्चर में हमने वेरियस पॉइंट्स कवर किए, जैसे व्हाट इज सेल, फिर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर सेल थ्योरी और ओवरव्यू ऑफ सेल।
आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 125, 126 और 127 का डायग्राम वाला पार्ट रिवाइज करना है। वो सब हमने इस लेक्चर के मदद से कवर किया है, ठीक है। साथ ही साथ आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के जो डायग्राम्स पेज नंबर 130 पर दिए है उसे स्टडी करना है और उसे एक बेसिक आपके हिसाब से ड्रॉ करके रखना है, ठीक है। डायग्राम शुड बी इंफॉर्मेटिव। अगर वो अट्रैक्टिव निकाल रहे हो डायग्राम आप तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अट्रैक्टिव के साथ साथ इट शुड बी इंफॉर्मेटिव। उसका प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए, तो वो लेबल करके आपको रखना है प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम। कल हम पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम में ड्रॉ करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं दिया है प्रोकैरियोटिक सेल का, तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल और हम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, फॉर एनी डाउट्स और क्वेरीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन आवर नंबर्स, ठीक है। अभी बहुत सारे लेक्चर्स हमारे कंडक्ट हो चुके हैं, सो प्लीज़ रजिस्टर्ड विथ एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आफ्टर रजिस्ट्रेशन वी विल प्रोवाइड यू आवर एकेडमी ऑफ बायोलॉजी ऐप। फॉर रजिस्ट्रेशन यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन आवर नंबर्स आपको अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ रजिस्टर, जितना आप जल्दी रजिस्टर्ड करोगे हम आपको ऐप प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।